नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और हमारा जो कार्यक्रम साक्षात्कार कार्यक्रम चल रहा है बहुत दिनों से, जिसका नाम है एक मुलाकात एहसासों के साथ। इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला में आज हमारे साथ शिशिर देसाई जी मध्य प्रदेश से उपस्थित हैं। मैं पहले इनके बारे में, शिशिर देसाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। जी नमस्ते। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी जी। मैं थोड़ा-सा शिशिर देसाई जी के बारे में बता दूँ कि आपको प्रकृति से बहुत प्रेम है और प्रकृति की सुंदरता को कायम रखने और पृथ्वी के संरक्षण में भी आपने जो है बहुत योगदान दिया है, और जिसके लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। और शिशिर देसाई जी जो है वो मध्य प्रदेश से हैं, और ये पेशे से एक शिक्षक हैं और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ ये अच्छे साहित्यकार और समाज सेवी भी हैं। और इन्होंने माँ पुस्तक के सह लेखन कार्य भी किया है, और इन्हें अब तक बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। और मैं एक बात और बता दूं इनके बारे में कि केवल शिक्षा में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आज जो है हम शिशिर जी को इसीलिए लेकर आए हैं अपने मंच पे, जिससे हम इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें जानेंगे। इन्होंने समाज सेवा कैसे की, और हम जो है इनसे प्रेरणा भी लेंगे, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इनसे प्रेरणा मिले, यही कोशिश करेंगे। तो शिशिर जी, आपका हमारे मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांजलि जी। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं सनावद में, मध्य प्रदेश जिला खरगोन सनावद में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ, शिक्षक हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया। सर, आप थोड़ा सा कैमरा जो है नीचे कर लीजिए, आपका चेहरा जिससे दिखाई दे। हाँ हाँ, अभी सही है, अब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक। तो हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। और आप सब यूं ही बने रहिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट से शिशिर जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो शिशिर जी, पहले हम जानते हैं आपका व्यक्तिगत परिचय, आपके बारे में कुछ बताइए। मतलब आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं और वगैरह वगैरह। जी, मेरा जन्म यही खरगोन जिले में ही हुआ है, और लगभग शिक्षण कार्य करते हुए मुझे 40 वर्ष हो चुके हैं। और शुरुआत मेरी एक ग्रामीण परिवेश में हुई थी, और वहीं से मैंने शिक्षण कार्य शुरू किया था। और 1986 से लगभग 1993 तक मैंने गांव में ही शिक्षण कार्य किया है। उसके बाद से मैं सनावद में ही पदस्थ हूँ। और शिक्षण कार्य के अलावा मैंने ये ध्यान दिया है कि जो गरीब छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका अधिक से अधिक शैक्षणिक भी विकास हो, और उन्हें किसी प्रकार के शिक्षण लेने में यदि कोई दिक्कत होती हो तो उन्हें भी मैंने दूर करने का अपने स्तर पर प्रयास किया है। और सनावद में आने के बाद बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़कर समाज में जो शोषित वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, उनको मदद करने की मैंने कोशिश करी। बहुत बढ़िया। ये आपके द्वारा ये जो काम किया गया है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। और मैं तो कहती हूँ आज के टाइम में ना ये शिक्षा की जरूरत सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल उस हिसाब से लोगों को शिक्षा दी नहीं जा रही है बच्चों को। बच्चे बस जाते हैं स्कूल में, फीस देते हैं, और शिक्षा के लिए उन्हें ट्यूशन बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन आपके द्वारा जो ये कार्य किया गया है ना, ये सच में बहुत ही सराहनीय है। मैं तो चाहूंगी कि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हैं और जो टीचर भी जुड़े हैं, वो आपसे प्रेरणा लें कि जो एक शिक्षक जो होता है, उसका मेन मकसद जो होता है वो यही होता है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, जिससे कि वो समझ सके पढ़ाई को और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, यदि शिक्षक कक्षा में जाके पढ़ाने का कार्य करे ही, और ये देखे कि बच्चे जुड़ रहे हैं कि नहीं, कहीं मानसिक रूप से उन्हें कोई व्यवधान तो नहीं आ रहा है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, घर की पारिवारिक स्थिति से दुखी रहते हैं, तो इस कारण उनका मन नहीं लगता है। कभी गरीबी इसमें
बाधा पड़ती है, कभी उनका मानसिक स्तर इसमें अवरुद्ध होता है, वो उस स्तर तक लाकर समस्या को सुलझाना पड़ता है। और यदि आर्थिक समस्या हो तो उसके लिए मैं और मेरी श्रीमती भी शिक्षिका है, तो हम दोनों ही मिलकर जो है जो संपन्न लोग हैं उनसे मदद लेते हैं। जहां तक होता है हम खुद करते हैं, नहीं तो फिर उनसे भी मदद लेकर शाला को भी हम मदद करते हैं और बच्चों को भी। शाला को इस हिसाब से कि पंखे वगैरह फर्नीचर की कोई आवश्यकता हो या अन्य बात हो, और बच्चों को यदि उनके पास गणवेश की समस्या हो, ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं हो, या कोई कॉपी वगैरह लेने में दिक्कत हो, या ठंड के समय कुछ स्वेटर वगैरह इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं रहती हैं, तो उनको हम अपने स्तर पे कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं लायंस क्लब से भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ पास में ओंकारेश्वर है ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर वृद्ध आश्रम है, उनकी मदद करना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अपने वृद्ध माता पिता को रखना पसंद नहीं करते, तो बच्चों के होते हुए भी उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, तो उनके हम बच्चे बन जाते हैं और उनको बोलते हैं आप चिंता मत करिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आज हमारा समाज मतलब जैसे जैसे कह रहे हैं ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, संस्कार कहीं पीछे ही छूटते चले जा रहे हैं बच्चों के। तो आपके द्वारा जो ये काम है ना, ये बहुत ही बढ़िया है और आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहिए। हमें तो लगता है कि आप जो है साक्षात भगवान का रूप हैं, जो इतने सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जिसको भी आप मिलते होंगे कहता होगा हमें तो भगवान मिल गए साक्षात। और बच्चों के लिए जो आप ये काम कर रहे हैं ना, उस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, पढ़ाई में बच्चे का मन तभी लगता है जब उसकी जो और परेशानियां होती हैं वो खत्म हो जाती है। अब किसी को ठंडी लग रही है, अब किसी को कोई मानसिक और जो है टेंशन है, तो वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। हमारी जी जो हाँ, आपके लिए बोलिए इस बोलिए। संबंध में बातों से भी मिलना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, सामाजिक परिवेश भी है। अभी भी बहुत से पालक सोचते हैं कि बच्चियों को ज्यादा ना पढ़ाएं, बच्चों को लड़कों को ही पढ़ाएं, क्योंकि इनको तो आगे जाके शादी करना है। तो ये सोच जो है कहीं न कहीं बालिकाओं के लिए जो है मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में उनको रोक लगाती है। तो इससे उनको हम समझाते हैं कि आजकल लड़का लड़की बराबर हैं, और बल्कि लड़कियां बढ़कर रहती हैं लड़कों से। और हमने कई जगह उदाहरण देखे हैं कि लड़कियां जो है लड़कों में बेहतर रूप से माता पिता की सेवा करती हैं। बिल्कुल तो ये सही सब कहा। जो है शैक्षणिक मार्ग से जोड़ते हैं। सर मैं एक बात और कहना चाहूंगी इसमें कि आपने कहा कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। तो देखिए, जो लड़कियां मतलब पढ़ी लिखी रहती हैं, तो जब वो माँ बनती हैं तो बच्चे का विकास जो उनके कोख में होता है, तो सारा कुछ उनको माँ से ही जाता है। तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी और समझदार संस्कारी होगी तो बच्चा भी वैसा होगा। ये चीज लोग भूल जाते हैं, ये चीज मेन उनको समझने की जरूरत है। जी हाँ, यही बात है। और अच्छा सर, तो अब जो है, हाँ बोलिए, आप बताइए फिर मैं पूछूं। हाँ, ये यही बात है कि बालिका जो है दो परिवार को संभालती है। शादी के पहले अपने घर परिवार को अच्छा रखती है, माता पिता का, और शादी के बाद ससुराल में भी पति को और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका ध्यान रखती है, और फिर अच्छी संस्कार अपने बच्चों को भी देती है, और वही इस चीज। प्रकार अच्छे राष्ट्र का निर्माण। बिल्कुल। सर अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कि आप जो है ये समाज सेवा करने के साथ साथ आप साहित्य में भी अपना योगदान देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली? मतलब आपने लेखन शुरू कहाँ से किया? लगभग 10-12 वर्ष पूर्व से ही शुरू हुआ है। मेरे एक मित्र हैं यहीं सनावद में, और उन्होंने कहा, बोले कि देसाई जी, बोले आप ऐसा लगता है कि आप में लेखन प्रतिभा है। तो मैंने पहले तो मना किया, पर उन्होंने कहा, बोले आप कुछ बताइए करके ऐसा ऐसा। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर जो है यहाँ सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। धीरे धीरे लेखन में सुधार नेटवर्क होता गया, का इशू हो रहा है क्या? और हाँ अब चल रहा है। लेखन में सुधार होता गया और आगे बढ़ते गए। सरकारी नौकरी होने के कारण जो है रोज शाला में जाना, पढ़ाना, ये सब कार्य रहता है। लेखन कार्य फिर बाद में रात को 12-1 बजे तक करते हैं।
पर इस प्रकार कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी में बाहर जाने का अवसर रविवार के दिन ही हम कर पाते हैं, वो भी बहुत कम, क्योंकि परिवार को भी समय देना पड़ता है। तो बिल्कुल। अभी तक कई जगह हुआ है, भोपाल, दिल्ली और उज्जैन, बहुत सी जगह हुआ है, वहाँ पुरस्कार भी मिला है, सम्मान भी। बहुत बढ़िया। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस इसी तरह आप साहित्य में योगदान देते रहें, साहित्य सेवा करते रहे और आपको अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते रहें। तो सर मैं जानना चाह रही थी कि आपको जो इतने सारे पुरस्कार, वो पीछे भी बहुत सारे मेडल्स वगैरह दिख रहे हैं, तो मैं जानना हाँ चाह रही थी, ये आपके ही हैं? जी हाँ, ये तो बहुत कम है अभी। ऊपर 2 मंजिलों है उसमें रखे हुए हैं, इधर भी अंदर भी रखे हुए हैं। अच्छा। बंटी वो बड़ा वाला ला। तो सर मैं जानना चाह रही थी कि आपको जो अब तक इतनी सारी उपलब्धियां और पुरस्कार मिले हैं, इनमें सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा था जो आपको बहुत अच्छा लगा जीवन में? देखिए, जैसे माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, उसी प्रकार से मेरा जहां तक व्यक्तिगत विचार है, सारी रचनाएं उसके लिए एक समान होती हैं, और उसी प्रकार से मिलने वाले हर एक पुरस्कार बहुत उसको प्रोत्साहित करते हैं और आगे लिखने की प्रेरणा देते हैं, और सभी मेरे लिए बराबर ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर जब पुरस्कार मिलता है तो मन से एक खुशी मिलती है, लगता है कि हमें अपने लेखन का, अपने मेहनत का कुछ तो फल मिला है, चलो और लिखते हैं, ऐसा होता है। जी जी मैं तो चाहूंगी सर आपको ऐसे ही पुरस्कार मिलते रहें। जी जी जी, धन्यवाद। हम तो कोशिश करते हैं। ये भी एक पुरस्कार है, ये भी मुझे मिला था इस प्रकार ये से। सर किस चीज में मिला था वो भी बता दीजिए, हमारे ये दर्शक जानते हैं। भव्या फाउंडेशन जो है जयपुर में, हम्म। भव्या फाउंडेशन है जो अनाथ बच्चों के लिए कार्य करती है हाँ। और उनको मदद पहुंचाती है। तो उसका हिंदी शिरोमणि सम्मान 2023 में मुझे मिला था, कालिंदी सभागार में, 29 जनवरी 2023 को। बहुत बहुत बधाई सर। हाँ, वो मेरे सारे सामाजिक कार्य इन सबको देखकर उन्होंने चयन किया था और मुझे बुलाया था। तो ये बहुत जयपुर बढ़िया है का है। सर। जी इस सम्मान की जरूरत भी है सर, जो इस काबिल होते हैं उन्हें सम्मान देना ही जरूरी होता है। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक इतने अच्छे समाज सेवी, प्रकृति प्रेमी और साहित्य प्रेमी से मिल रही हूँ और इतनी अच्छी अच्छी बातें जानने मिल रही है मुझे। समाज के लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा है सर, आप पे तो बुक जो है लिखी जानी चाहिए, मैं तो ऐसा मानती हूँ। जी, अभी 2 साल 3 साल पहले ही इंदौर के अपने जाजोदिया जी हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया था, और इस प्रकार पूरे देश के लगभग 36 लोग हैं, उनकी किस प्रकार उनकी शुरुआत हुई, क्या संघर्ष हुआ, इस पे वो पुस्तक छाप रहे हैं। उसमें मेरी भी आत्मकथा आ रही है। बहुत बढ़िया। अ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, क्योंकि इस तरह आजकल समाज में ना सर ये सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों में जिस तरह से मानवता और इंसानियत खत्म हो रही है, तो उन्हें आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की बहुत जरूरत है। सर अब जो है, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आजकल कुछ लोग हैं वो साहित्य के क्षेत्र में भी, जैसे मैं पहले अपना पूरा प्रश्न कर देती हूँ। जैसे हम देख रहे हैं समाज में बाकी क्षेत्रों में तो भेदभाव हो ही रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो साहित्य के क्षेत्र में भी लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से मतलब ये चीज कितना सही है कि इस तरह भेदभाव को बढ़ावा देना साहित्य के क्षेत्र में कितना सही और कितना गलत है? हाँ, ऐसा कुछ जगह हुआ है, ऐसा और हो भी रहा है। ये तो गलत है मेरे विचार से। जो है, सभी के साथ एक समान व्यवहार, एक समान दृष्टिकोण रखना चाहिए, और इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है। देखो, लेखनी में यदि शक्ति है तो वो अपनी प्रतिभा बताएगा या बताएगी, जो भी है। पर लेखनी में शक्ति नहीं है तो उसको केवल लिंग के आधार पे कि स्त्री है आगे बढ़ावा दें, ये ठीक नहीं है। जो वास्तव में प्रतिभाशाली है उसका सही सम्मान होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कहते हैं ना कि जिसमें प्रतिभा होती है वो अपनी जगह कैसे भी करके बना ही लेता है, कितना भी संघर्ष करके। और जिसमें प्रतिभा नहीं होती है उसको जो है 4-5 लोग मिलके कितना भी आगे बढ़ा ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी गलती करके और फिर वो अपना असली रूप दिखाई देता है। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे रानू मंडल के, और भी कई लोगों के देखे जिन्हें बढ़ावा दिया गया, लेकिन उनमें प्रतिभा नहीं थी, देखिए वो फिर से अपनी वही जगह पहुंच गए। और संघर्ष करके जैसे शाहरुख खान है, और भी कई लोग हैं संघर्ष करके, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, इन्होंने संघर्ष किया, इनमें प्रतिभा थी, तो देखिए आज हम लोग इन्हें याद कर रहे हैं। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि मतलब इस तरह के काम, अब जैसे आप समाज सेवा करते हैं और आप जो है जागरूकता लोगों में फैलाते हैं, तो मैं इसीलिए जानना चाह रही थी कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बारे में जागरूक हों कि भेदभाव जो है साहित्य के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो साहित्यकार है वही समाज में क्रांति लाता है और वही समाज को सही दिशा देता है। सर, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में साहित्यकार का कितना योगदान होता है? जी, साहित्य समाज को संस्कारित करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। विसंगति दूर करने के लिए जो है साहित्य के माध्यम से हम संदेश दे सकते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार। ये सब समाज को प्रभावित करने के लिए जो है यदि समाज को प्रभावित करना है तो साहित्य एक सशक्त माध्यम है, और इस माध्यम के द्वारा समाज को हम एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हमने देखा बड़ी बड़ी क्रांतियां जो है वो लिखने के द्वारा हुई। सभी लोगों को याद है कि लोकमान्य तिलक जी जो थे वह मराठा और इस प्रकार से केसरी और इस प्रकार के कुछ समाचार पत्र चलाते थे, और अंग्रेज सरकार उनसे बहुत भयभीत हो गई थी, और वहां तक कि उनको हाँ जेल में भी डाल दिया था। उनके प्रकाशन पे रोक लगाने की कोशिश, मतलब उन्होंने एक अद्भुत क्रांति लाई थी, और उन्होंने जो है गणपति जी की स्थापना की, जो परंपरा चालू करी। तो वो 9 दिन जो है अपने यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन से अनंत चतुर्दशी तक खूब धूमधाम से मनाते हैं, गणपति जी की स्थापना करते हैं, सब करते हैं। इससे सामाजिक सौहार्दता, एकता, भाईचारा ये सब बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा। लेखनी के माध्यम से जो, बोलिए, तुलसी आप बोलिए। हाँ, तुलसीदास जी, रसखान जी, ये सब कहते हैं कि ये जो है जो मूर्ति पूजा है उसके बारे में भी वो थोड़ा सा बोलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे या पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, चाकी कोई न पूजे ही पीसे ही स्वयं संसार, पीसी खाए संसार। मतलब ये कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। इस प्रकार से हमारे जो साहित्यकार हुए, तुलसीदास जी, रसखान जी, कबीर, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए हैं। तो समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए जो है साहित्य बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर, इसी पे मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, जब स्वतंत्रता की बात हो रही थी, मतलब कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे कवियों ने अपनी रचना के माध्यम से ही लोगों में, भारत के लोगों में जागरूकता फैलाई थी। और अभी हाल ही में मैंने एक पिक्चर देखी, वीर सावरकर पर आई है, तो वो भी जो है क्रांतिकारी थे, और वो लेखनी करते थे, वो भी लेखक थे, और वो अब लिख लिख के लोगों को मतलब जागरूकता फैलाते थे। और आज भी देखिए समाज में, जैसे अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसे कहते हैं कि पुअर डैड रिच डैड एक बुक है, उसे पढ़ो। और कोई खुद को खोजने की कोशिश करता है तो उसे कहते हैं कि पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, ये बुक पढ़ो। तो इसी तरह है कि मतलब बुक जो होती है लोगों के विचार में, लोगों का जो विचार है वो बदल देती है। और ये सारी बुक जिसने लिखी है वो साहित्यकार ही है। अब जैसे आप इतने सारे काम कर रहे हैं और आप उस पर बुक लिख रहे हैं, तो लोगों के विचार में परिवर्तन आता है और वो सकारात्मक हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। सर, अब मैं सोच रही थी आपकी एक अच्छी सी कोई रचना, कविता सुन लेते हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, मैंने अपने देश पर ही एक कविता लिखी है, मेरा देश महान, स्वागत है। स्वर्ग से प्यारा सबका लाडला, मेरा भारत महान, अलग अलग है भाषा इसकी, अलग अलग है भाषा पहनावा, अलग अलग है खान पान, अलग अलग है राज्य, अलग अलग है राज्य जिनसे मजबूत बनता हिंदुस्तान,
जिनसे मजबूत बनता हिंदुस्तान। कल कल बहती सरिता, कल कल बहती सरिता, कहती जीवन है चलने का नाम। स्वर्ग से प्यारा, सबका लाडला मेरा भारत महान। मुक्त गगन में फहराता तिरंगा, मानो गाए इसका यशगान। मुक्त गगन में फहराता तिरंगा, मानो गाए इसका यशगान। ऋषि मुनियों के पावन मंत्रों से महके सारा हिंदुस्तान, महके सारा हिंदुस्तान। अनेकता में एकता, संप्रभुता, यह भी है इसकी पहचान। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, देशभक्ति से ही बनता भारत महान, देशभक्ति से ही बनता भारत महान। जी, बहुत सुंदर कविता सर। भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर आपने बहुत बढ़िया कविता लिखी है और ये कविता पढ़ने वाले के दिल में देश प्रेम तो जगा ही देगी। मेरे तो दिल में जगा ही दिया। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इतना कीमती समय में दिया और इतनी अच्छी कविता सुनाई। अब जो है सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े हैं, तो आप उनके लिए कुछ लेखन टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो अपनी लेखनी को और अच्छा और साकार बना सके? जी हाँ, लेखन कार्य इतना सरल भी नहीं है, परंतु निराश होने की जरूरत नहीं है। जो नए हैं वो एक बात ध्यान रखें, कठोर श्रम और धैर्य भी होना चाहिए। मुझे याद है, मैंने दिल्ली से कुछ रिसर्च उन्होंने कहा था एक विषय पर, उस पर मैंने रिसर्च किया तो मेरे 3 बार रिसर्च उन्होंने कहा कि ये सुधार वो सुधार, परंतु मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और चौथी बार उन्होंने मेरे रिसर्च को स्वीकार किया। तो मैं लेखकों से, साहित्यकारों से ये आग्रह करूंगा कि कठोर श्रम रखें, धैर्य रखें, हमेशा सीखने की लालसा रखें। ये कभी नहीं सोचे कि मैं अब पूर्ण हो चुका हूं या हो चुकी हूं और मुझे सब आता है, क्योंकि कभी भी कोई नहीं होता है। हमेशा लगातार सुधार रखने की प्रवृत्ति रखें। हमेशा ये ध्यान रखें कि कुछ न कुछ सुधार हमेशा होगा। इन बातों का यदि वे ध्यान रखें तो उनके लेखन कार्य में निश्चित सुधार होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा टिप्स दिया। जैसे ही कहा आपने कि अगर किसी को लिखना है, एक बार उसने लिखा और किसी ने रिजेक्ट कर दिया या मना कर दिया, कहा अच्छा नहीं है, तो उसे हार नहीं माननी चाहिए, उसे अगली बार और लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और कहते भी है ना कि बार बार प्रयास करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है, और एक ही बार सोच ले कि वो पहाड़ चढ़ जाएगा तो कहाँ पॉसिबल है। वो तो एक एक स्टेप करके ही चढ़ना पड़ेगा। जी, आपकी जो कविता आपने सुनाई थी भारत माता पे, उस पे जो है मैजिकल रोर इनका नाम है, ये कह रही हैं बहुत बहुत बढ़िया, जय हिंद जय भारत, आपकी कविता पे कहा है। जी, धन्यवाद उनको। सर, अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया आप एक शिक्षक हैं, तो आपके जीवन में कोई प्रेरक संस्मरण भी होगा, आप उसे साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, मुझे शिक्षण कार्य में लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं और आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व की बात है। एक बार शाला समय में मैं जब घर से शाला की ओर गया, शाला में जब जा रहा था, तो एक बालिका अपने माता पिता के साथ आंखों में आंसू लिए बाहर निकल रही थी। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसके माँ बाप बोले ये 10वीं में फेल हो चुकी है और अब तो हम इसकी शादी करेंगे, कुछ नहीं कर सकती जीवन में। मुझे बहुत बुरा लगा है सुन के। मैंने बालिका को भी समझाया, उनको भी समझाया। मैंने कहा देखिए, आप ऐसा मत सोचिए, वास्तव में असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आपको यदि असफलता मिलती है, इसका मतलब है कि कहीं थोड़ी कमी रह गई है और अच्छी कोशिश करें तो सफलता भी मिलेगी। ऐसा मैंने उनको समझाया और मैंने कहा कि बोले हमारे पास तो आप इसको 1 साल पढ़ाया जैसे तैसे, आप पैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा इसको मेरे घर भेजिए, क्योंकि वो प्राइवेट लड़की थी, शाला में तो पढ़ा नहीं सकते थे। मैंने कहा मैं इसको निःशुल्क पढ़ाऊंगा और पुस्तक वगैरह भी मेरी तरफ से मिलेगी। और उसको मैंने पढ़ाया, वो पास हुई। उसके बाद उसको पढ़ने की ऐसी ललक हुई कि 12वीं तक वो मेरे पास पढ़ी। उसके बाद खुद इतनी समझदार हो गई और आज वो मुंबई में एक बड़े पोस्ट पर है, बड़े पद पर है। अभी 2-3 वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई, तो शादी में मुझे बुलाया था। तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक
कम से कम एक बालिका का जीवन तो बनाए। बिल्कुल सर। सर आप उनका नाम भी बताते। जयमाला। बालिका का नाम मैं बता देता हूँ, जयमाला है। जयमाला, वाह। प्लीज। जयमाला जी तो, जयमाला जी को तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए जीते जी, जो आपके जैसा इतना अच्छा गुरु उन्हें मिला, इतनी अच्छी प्रेरणा दी और उनकी जिंदगी संवार दी। सर बहुत जी मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरी आंखों में आंसू आ गए आपका इतना अच्छा कार्य सुन के। हाँ। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ, हमारे क्या है, दो ही लड़के हैं, लड़कियां हैं नहीं। तो झुकाव तो लड़कियों की तरफ इसलिए है कि जितनी बच्चियां हैं वो सब अपनी बच्चियां हैं, अपनी लड़कियां हैं। चूंकि मैं कन्याशाला में हूँ, 1000 बच्चियां हैं, तो सबके साथ बिल्कुल एक समान व्यवहार रहता है मेरा। और जो कमजोर है पढ़ने में, उसको भी अच्छा ध्यान देकर बोलते हैं कि तुम इनसे कहीं कम नहीं हो, जो अच्छी पढ़ती हैं। बिल्कुल अपने को कम मत समझो और उनके बराबर लाने की कोशिश करो। बिल्कुल सर, हमें भी अपनी बेटी की तरह ही समझिएगा आप। जी जी। सर मतलब इतना अच्छा काम आपने किया है, उसने तो उसे तो जीते जी भगवान ही मिल गए ऐसा है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में मतलब जैसा कलयुग आज चल रहा है, तो आज के टाइम में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पुत्र की कामना करते हैं, और अगर उनके पुत्र होते हैं तो वो घमंड में इतने ज्यादा चूर हो जाते हैं कि वो जिनकी पुत्रियां होती हैं उन्हें कुछ समझते नहीं है। लेकिन आपके जैसा इतना नरम दिल इंसान और इतना मतलब कि इतने अच्छे इंसान मिलना सौभाग्य की बात है। मेरा तो लगता है सौभाग्य ही था जो आपसे मुलाकात हुई मेरी, और इतनी अच्छी मुझे मतलब इतनी अच्छी प्रेरणा मिली मुझे। जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप इतना बोल रही हैं। हम तो कुछ नहीं है, सब करने वाला ऊपर वाला है, और ईश्वर ही जो सोचते हैं वैसा ही होता है। सर हम तो माध्यम है बस। मेरे लिए लेकिन आप बहुत बड़ी प्रेरणा, मैं सच बता रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी बात सुन के, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आपने इतना अच्छा काम किया है, मतलब आज के टाइम में मुझे आपके जैसा कोई इंसान नहीं मिला जैसा कि आप मिले हैं। सर आपकी बात पे रेखा की चीजें कह रही हैं, जिंदगी संवार दी और उन्हें निराशा की तरफ जाने से बचा लिया आपने। जी हाँ जी हाँ। उसकी पढ़ाई अच्छा लगता है कोई बच्चियां इस प्रकार से आगे अच्छा काम करती हैं। और मैंने तो लड़कों की स्कूल में भी पढ़ाया है और लड़कियों की भी, और मैं दावे से कहता हूँ कि लड़कियां जो है किसी मायने में लड़कों से कम नहीं, बराबरी से हैं। और कई बार तो लड़कों को भी पीछे छोड़ देती हैं। तो मेरा तो निवेदन है सभी लोगों से कि बराबर का दर्जा दें और बराबर का अवसर दें लड़कियों को भी आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का, ताकि वो भी कुछ कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर अब मैं सोच रही थी आपकी एक और रचना सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के लग रहा है आपकी रचना भी बहुत ही प्रेरणादायक होगी। जी हाँ, मैं एक और कविता मैंने लिखी है, जिंदगी का सफर। हाँ, सर मैं एक उस बात पे। कहना चाह रही थी। जी। ऐसा लग रहा है आज मैं साक्षात भगवान का बैठ के साक्षात्कार ले रही हूँ। नहीं नहीं, आप तो ज्यादा ही सोच रही हैं। नहीं सर, इतनी इतना आपने इतना किया है ना, आज के टाइम में इतना कोई नहीं करता। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, अंदर से मेरी आवाज आ रही है ऐसी, इसलिए मैंने कहा मैं कह दूं, मेरे से बिना कहे रहा नहीं जाएगा। नहीं, हम तो क्या है, मानव है, मानवता का धर्म निभा ले, वही बहुत है। बिल्कुल। भगवान जो प्रेरणा देते हैं वे ही सच्चे कर्म करते चले जाएं और दूसरों को खुशी दे सके, उसी में अपनी हमको अंदर से खुशी मिलती है कि देखो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल सर। सर अब आप अपनी रचना जी। रचना प्रस्तुत कीजिए। जिंदगी का सफर, आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होगा। शुरू किया है जिंदगी का सफर तो अंत इसका भी सुखद होगा। हो घनी काली घनी घटाएं, हो घनी काली घनी घटाएं, फैला हो अंधकार चहु और, आशा की किरण भी दिखेगी और उजाला भी होगा। आशा की किरण भी दिखेगी और उजाला भी होगा। मुश्किलें गर आती हैं राह में, मुश्किलें आती हैं राह में, तो निश्चित मानिए हल भी होंगी, हल भी होंगी। लाख मुसीबतें आएंगी जिंदगी के सफर में तेरे, लाख मुसीबतें आएंगी जिंदगी के सफर में तेरे,
रख हौसला मन में, रख हौसला मन में, ना डिगने देना तेरा आत्मविश्वास, ना डिगने देना तेरा आत्मविश्वास। पथरीला होगा रास्ता, कांटे भी होंगे उसमें अपार, मिलेगी पर तुझे मंजिल, और होगी तेरी भी जय जयकार, और होगी तेरी भी जय जयकार। होगा तू कई मर्तबा असफल जीवन के सफर में, होगा तू कई मर्तबा असफल जीवन के सफर में, होगी निराशा हताशा, टूटेगा कई बार जीवन में, टूटेगा कई बार जीवन में। मिलेंगे दुख और कष्ट पल पल में, मिलेंगे दुख और कष्ट पल पल में, पर याद रख हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होगा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला होगा। वाह, बहुत खूब सर, बहुत बढ़िया। आपने जो कविता के माध्यम से संदेश दिया है ना, वो सच में यही बात है। लोग हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं, पर उन्हें बैठना नहीं चाहिए। हर जो है काम के पीछे या तो अनुभव मिलता है, असफलता के बाद सफलता तो मिल ही जाती है। आपकी आपने जो भी प्रेरणादायक प्रसंग सुनाया था संस्मरण, उस पे श्वेता जी कह रही हैं, प्रणाम अंकल जी, अपना आशीष बनाए रखिएगा। जी जी जी। और रेखा कीर्ति जी ने आपकी कविता पे तालियां बजाई हैं। जी धन्यवाद। अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है। जैसे मैंने ये देखा है ना कि जब कोई बहुत बड़ा लेखक बन जाता है या उसकी सफलता, मतलब उसे लेखन में सफलता मिल जाती है, तो उसमें एक घमंड आ जाता है कि मैं क्यों किसी दूसरे की पुस्तक पढूं, मैं तो खुद बहुत बड़ा लेखक हूँ। तो मैं इसी संदर्भ में जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी होता है। देखिए, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं 6ठी या 7वीं कक्षा में रहा हूँगा, 12-13 साल का, तब से मैंने पढ़ना चालू किया है। मेरा रोज का नियम था, अंग्रेजी समाचार पत्र भी और हिंदी भी, ये रोज पढ़ना, और जितनी साहित्यिक पुस्तकें हैं जितना अधिक हो सके उनका अध्ययन करना। मैं तो खैर छोटा सा इंसान हूँ, मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का, अब्दुल कलाम साहब का। इनका जीवन चरित्र इतना ऊंचा बना, विश्व में ये जाने गए, पहचाने गए, इन्होंने पहचान कायम करी, तो इसके लिए कहीं न कहीं पुस्तकें जो है उनको सहायक रही। इन्होंने इनसे पूर्व में जो महापुरुष हुए हैं उनकी पुस्तकें पढ़ी। आपको याद होगा वाशिंगटन जी का उदाहरण, वो खेत में कहीं किसान के यहाँ काम करते थे और कहीं से पुस्तक मिली थी, पर वो गीली हो गई और उसको उन्होंने वापस जो है मूल्य नहीं था तो उसके लिए अधिक काम किया और फिर उसने मुफ्त में दे दी किताब। तो ये जो है महान लोग हैं, और ये महान ऐसे ही नहीं बने हैं। इसके लिए एक चरित्र निर्माण करने के लिए पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, और मैं स्वयं अभी भी पढ़ रहा हूँ, और अभी भी मैंने इतनी रचनाएं लिख ली हैं सैकड़ों की संख्या में। हालांकि मुझे अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली है, और मैं और सोच रहा हूँ कि और कोई अच्छी रचना लिखूं। तो इसके लिए पुस्तक का मैं अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरी सलाह तो ये है कि सर्वोत्तम पुस्तकों का चयन करें और अपना आत्मचरित्र अच्छा बनाएं, और चरित्र निर्माण यदि अच्छा हो गया तो निश्चित रूप से आप समाज के लिए, देश के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं जिससे मतलब आप कुछ कर सके। आप गीता को ट्राई करिए, भगवत गीता पुस्तक है ना, आप इसे पढ़ना शुरू कीजिए। फिर आपको जो है धीरे धीरे अपने आप ही पता चल जाएगा आपको क्या लिखना है जो है दुनिया के लिए, और आप क्या मतलब आपके मन में क्या चल रहा है जो आप लिखना चाहते हैं। क्योंकि ये भगवत गीता एक जादुई पुस्तक है, मैं ऐसा मानती हूँ। जी हाँ, और बिल्कुल जो सही। और जो अभी आपने इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल दिए, तो इन्हीं में मैं एक लोग को और ऐड करती हूँ, भीमराव अंबेडकर जी। आज उनकी जयंती भी है, तो उनके हाँ हाँ, बारे में मैंने बोल लीजिए। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि और नमन बहुत बहुत। और मैं उनका जिक्र नहीं कर पाया, क्षमा चाहता हूँ, पर आज उनका जन्मदिन है। संविधान निर्माता है, और बहुत गरीब परिस्थिति से उठकर उन्होंने बहुत आगे तक बढ़े।
और उनके पास जितनी डिग्रियां हैं मेरे विचार से बहुत कम या नहीं के बराबर लोगों के पास होती होंगी। बहुत उन्होंने आला दर्जे के वे विद्वान थे और विदेश में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। हमारे देश में तो हर शहर में लगभग है ही। तो आपने सही कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वे भी एक उनका जीवन अनुसरणीय है। उनकी बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सर, वो बहुत पढ़े लिखे थे। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी हाल ही में उनके बारे में पढ़ा भी और पिक्चर भी देखी है। तो उसमें क्या था कि वो लाइब्रेरी में, मतलब बाहर की लाइब्रेरी में वो जाते थे, तो वहां पे खाना बना था, तो वो बाहर जल्दी जल्दी जाके अपना नाश्ता खत्म करते थे, जिससे वो अंदर जाके और पढ़ सके पुस्तकें। मतलब वो इतना पढ़ते थे कि वो अपना हर काम जल्दी से जल्दी खत्म करके बस पढ़ना चाहते थे, बस पुस्तकें पढ़ना चाहते थे। उन्होंने हर भाषा में मतलब पुस्तकें पढ़ रखी थी, बहुत सारी। मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो उन्होंने भेदभाव खत्म किया, जातिवाद खत्म किया और इतनी शिक्षा दी। और उनके विषय में एक चीज और है कि संविधान बनाने के बारे में जब बात आई थी, तो ये कहा गया कि संविधान कौन बनाएगा, तब उनके बारे में ये कहा गया कि इस समाज में सबसे ज्यादा जो शोषित वर्ग है, अगर उस इंसान से हम संविधान बनवाते हैं तो वो कोई पक्षपात और भेदभाव नहीं करेगा। और सही बात है, उस टाइम वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और शोषित थे, इसीलिए उन्होंने बिना पक्षपात के जो है संविधान इतना अच्छा बनाया, जिसमें सबके लिए समान अधिकार हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और सर, जो आप संस्कारों की बात कह रहे हैं कि संस्कार, चरित्र का निर्माण जरूरी है, तो इस बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर इंसान मेहनत करके या कैसे भी करके तरक्की तो पा लेता है, ऊंची जगह पहुंच जाता है, लेकिन अगर उसमें चरित्र नहीं होता है तो घमंड से उसका जो है पतन हो ही जाता है, फिर वो उस जगह पे ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सर, अब जो है मैं सोच रही थी आपकी एक और रचना सुन लेते हैं, उसके बाद हम कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी हाँ, मैं एक रचना देख रहा हूँ। जैसा कि दिव्यांजलि जी आपने मुझे ध्यान दिलाया हमारे संविधान निर्माता के बारे में, तो उनके बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं स्वागत है। प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह है कविता का शीर्षक। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में महू में थे जन्मे। गुदड़ी के थे वे लाल, बाबा साहब अंबेडकर हैं महान। गुदड़ी के थे वे लाल, बाबा साहब अंबेडकर हैं महान। थे महान समाज सुधारक, गरीब शोषितों का किया था जिन्होंने उद्धार, गरीब शोषितों का किया था जिन्होंने उद्धार। संगठित रहकर शिक्षित बनो, संघर्ष करो का दिया था जिन्होंने नारा, वह बाबा साहेब अंबेडकर है सबसे न्यारा, वह बाबा साहब अंबेडकर है सबसे न्यारा। पुरुष हो या तुम महिला, याद रखो शिक्षा बिना यह जीवन है अधूरा। झुकते हो गर जीवन में, तुम तो झुकाना भी तुमको सीखना होगा। झुकते हो गर जीवन में, तुम तो झुकाना भी तुमको सीखना होगा। थे कुशल अर्थशास्त्री, विधिवक्ता पारंगत थे राजनीति में। रचा था संविधान, बने प्रथम कानून मंत्री देश के। थे प्रबल पक्षधर महिला सशक्तिकरण के। बाबा साहेब हिंदू कोड को बिल संसद से उन्होंने था पास कराया। सामाजिक समानता के थे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक। गरीब शोषित कमजोर वर्ग को उन्होंने उनका हक दिलाया। देश का मान सम्मान सारे विश्व में बढ़ाकर मरणोपरांत भारत रत्न पाया।
मरणोपरांत भारत रत्न पाया। शत शत नमन करता है शिशिर, शत शत नमन करता है शिशिर, देश के इस अनमोल रत्न को, देश के इस अनमोल रत्न को। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सर। भीमराव जी पे आपने बहुत अच्छी रचना लिखी है। आजकल लोगों ने उनके बारे में जो इतनी नकारात्मकता फैला दी है ना, मैं सच बताऊं तो उन्हें पढ़ाई लिखाई करके इस बारे में जाननी चाहिए। और आपकी जो रचना भी है वो इस ओर जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत अच्छी है। बहुत ही नेक इंसान थे वो। जी मेरे लिए तो प्रेरणा का स्रोत ही थे वो। तो सर जो है अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाते हैं। मैं आपसे जी जानना चाह रही थी सर कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा? जी, श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या उत्तर प्रदेश से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके लिए आप जो है संस्थापिका हैं, और जितना कार्य आप कर रही हैं, कभी कवि सम्मेलन का संचालन करना, कभी जो ग्रुप बने हैं उस पे नजर रखना, उसमें नई नई कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं रखना, कुल मिला के हिंदी साहित्य को बढ़ाने में बहुत कुछ आपका हाथ है। इसलिए आपको एक बार पुनः मैं प्रणाम करता हूँ विद्यांजलि जी, और जी इस सर संस्थान से शुक्रिया। जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर शुक्रिया। ये सब आप लोग का सहयोग और प्यार ही है जो मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। नहीं तो अकेले, वही कहते ना, अकेले इंसान कहाँ कुछ कर पाता है। तो आप जैसे अच्छे साहित्यकार मेरे साथ जुड़े हैं और आप लोगों से प्रेरणा मिलती रहती है, इसीलिए मैं जो है हिंदी साहित्य को और साहित्य को भी आगे बढ़ा पा रही हूँ। और सर साथ में मेरा एक उद्देश्य और है इस मंच के माध्यम से हमारे संस्कार और संस्कृति को हस्तांतरित करने का। क्योंकि आप देख रहे हैं लोग पाश्चात्य की तरफ चलते चले जा रहे हैं, तो मेरा जो मेन उद्देश्य है भारत में लोगों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ के रखने का भी। जी जी, बहुत अच्छा उद्देश्य। जी सर शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और जो आपने संस्मरण बताया एक लड़की की आपने जिंदगी सुधार दी, वो सच में बहुत ही अद्भुत था और प्रेरणादायक था। लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। और आपके जैसे ही समाज सेवियों की हमारे देश को बहुत जरूरत है आज के समय में। तो सर आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। और जी धन्यवाद। नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं सर आपको। जी आपको, सभी को। तो हम कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।